Hello, welcome to all in Reliable Institute. Today we'll discuss JEE Mains paper 24th Feb second shift. So let's start. आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन एसएचएम का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन ये माना जाएगा। हमको पार्टिकल की वेलोसिटी और उसकी पोजीशन के बीच में बस ये बताना है कि कौन सा ग्राफ होता है। चार ऑप्शन सामने हैं। तो एसएचएम में हम जानते हैं कि v और x के बीच में रिलेशन होता है। अगर मैं इसको ढंग से अरेंज करके लिखूं तो ये मुझे ऐसा दिखाई देगा v स्क्वायर अपॉन a ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और यहां से साफ दिख रहा है कि ये इलिप्स की इक्वेशन है। तो आंसर क्या होना चाहिए? एलिप्टिकल। तो आंसर होगा सेकंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एसएचएम पर बेस्ड और मैं इसको मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा, है ना। कुछ बच्चों के लिए हो सकता है थोड़ी कैलकुलेशन टफ रही हो। देखते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हमने फिक्स कर रखा है इन लोकेशंस पर और उनके बीच का सेपरेशन है 2d। एक थर्ड चार्ज जो कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, उसको हमने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मिलाने वाली जो लाइन है उसके मिड पॉइंट पर यहां पर रखा था। ठीक है, आगे लिखा हुआ है प्रोटॉन को हम स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं इस लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस करके उसको रिलीज करेंगे। देन वी हैव टू फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एसएचएम। तो क्या करना है बच्चों, इसमें मान लेते हैं कि प्रोटॉन को मैंने इस पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, प्रोटॉन यहां पर आ गया। उस प्रोटॉन पर ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टिव नेचर के फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे ऐसे। अगर मैं फोर्स लिख लेता हूं तो इन दोनों फोर्सेस के जो कंपोनेंट आएंगे मीन पोजीशन की तरफ, इधर की तरफ, वो फोर्स पता करना पड़ेगा। उस फोर्स की हेल्प से हम बहुत आराम से फ्रीक्वेंसी तक पहुंच सकते हैं। देखना कैसे। सपोज ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, इसको मैं y मान लेता हूं कि मैंने मीन पोजीशन से y अमाउंट में डिस्प्लेस करा प्रोटॉन को। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो फोर्स लगाएगा उस पर वो लिखूंगा मैं k q1 q2 डिवाइड बाय इस वाले डिस्टेंस का स्क्वायर। और सपोज मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूं, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इस फोर्स का कॉस वाला कंपोनेंट, इसका कॉस वाला कंपोनेंट करने पर जो नेट फोर्स आएगा वो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें ये भी लिखा हुआ है, अगर आप ढंग से देखें, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। ये स्लाइटली मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने जो डिस्प्लेसमेंट किया उस प्रोटॉन का वो इस d के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है। तो यहां पर एक कंडीशन लगा सकते हैं कि y d से बहुत बहुत छोटा है, तो मैं इस d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली d स्क्वायर बोल सकता हूं, y स्क्वायर को नेग्लिजिबल मानते हुए। तो ये पूरी टर्म हमारे पास, नीचे वाली टर्म कितनी बन जाएगी? d क्यूब। यहां देख सकते हैं आप, रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास आ गया दिस। और हम जानते हैं एसएचएम के अंदर कि रिजल्टेंट फोर्स मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के अगर प्रोपोर्शनल आता है, और दूसरी बात, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन आप देखो मीन पोजीशन की तरफ है। इससे हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये जो प्रोटॉन है ये कैसा मोशन करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। अब यहां से बस इतना सा करना है कि इस डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म y के साथ जो मल्टीप्लायर है e स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d क्यूब, वो हमारा हो जाएगा फोर्स कांस्टेंट ऑफ एसएचएम। देन वी नो दैट ओमेगा इक्वल्स टू रूट k बाय m, k की वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मैं कहूंगा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आपको बेसिक थ्योरी की अगर नॉलेज है, आप एनसीईआरटी रेगुलर पढ़ते हैं, तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, द गैस एक्सर्ट्स प्रेशर बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल्स। कि कंटेनर में गैस भरी हुई है, तो जो हम बोलते हैं ना कि गैस का कुछ प्रेशर है, गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है, उसको हम किस ऑप्शन से सही तरह से रिलेट कर सकते हैं? आप देखें, ए ऑप्शन में लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन में, कंटिन्यूअसली लूज देयर एनर्जी टिल इट रीचेस वॉल। ऐसा तो होता नहीं है, एनर्जी का लॉस तो होता नहीं। हम ये मान के चल रहे होते हैं कि इलास्टिक कोलिजन्स होंगे। सेकंड, आर अट्रैक्टेड बाय द वॉल्स ऑफ कंटेनर, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन, कंटिन्यूअसली स्टिक टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, वो पार्टिकल्स जाके वॉल से स्टिक नहीं करते हैं, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत है। इट मींस फोर्थ ऑप्शन सही होना भी चाहिए, लेकिन एक बार देख लेते हैं। सफर चेंज इन मोमेंटम व्हेन इंपिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ये हम जानते भी हैं कि जब पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स कंटेनर की दीवार से टकराते हैं, सपोज ये कोई आइटम है और कोलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी इधर थी, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी को अगर हम देखेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने इस बात को बता रहा है कि मोमेंटम चेंज हुआ है। मोमेंटम चेंज होगा, इसका मतलब पार्टिकल ने वॉल पे फोर्स लगाया होगा, और फोर्स लगाएंगे तब जाकर वो प्रेशर डेवलप होगा। तो सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको रख सकते हैं, बेसिक थ्योरी का ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, ये भी मैं कहूंगा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आपको सही जो रिलेशन है पता होना चाहिए। इस सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक डोमेन्स, जो उस मटेरियल में मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं उनके बारे में हमको सही स्टेटमेंट बताना है। तो डायरेक्ट पता होना चाहिए कि मे इंक्रीज और डिक्रीज, वो इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं इन साइज, मतलब उनका जो साइज है वो इंक्रीज भी हो सकता है, उनका साइज डिक्रीज भी हो सकता है, एंड चेंज इट्स ओरिएंटेशन, और अपने ओरिएंटेशन को चेंज भी कर सकते हैं। तो फिर से सिंपल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आना चाहिए आपको डायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है लॉजिक गेट पर बेस्ड, सेमीकंडक्टर टॉपिक के अंदर ही पढ़ाया जाता है, और मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन मान सकते हैं, थोड़ा सा हो सकता है कुछ बच्चों को टाइम कंज्यूमिंग लगे ही है। देखते हैं एक बार। एक लॉजिक गेट आपके सामने बना हुआ है और हमको 4 ऑप्शंस में से बताना है कि लॉजिक सर्किट शोन अबव इज इक्विवेलेंट टू, कि किसके इक्विवेलेंट है, 4 ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है। आप चाहें तो इसको बुलियन एक्सप्रेशन से भी कर सकते हैं, देखना कैसे। जैसे ए वाला सिग्नल यहां से जाएगा, बी सिग्नल यहां से जाएगा, बीच में नॉट गेट है, तो इस जगह पर यहां पर क्या मिलेगा, बी बार। अब सिग्नल ए और बी बार के बीच में यहां पर हमने लगा रखा है और गेट। और का सिंबल क्या होता है, आप देखो यहां से सिग्नल ए और बी बार के बीच में हमने प्लस वाला ऑपरेशन किया, ए और बी बार के बीच में ये ऑपरेशन हुआ और गेट का, है ना, बी बार। देन यहां जो हमको आउटपुट मिला इस जगह पर, वो आउटपुट ये है। फिर हमने फिर से नॉट गेट लगाए, तो नॉट का मतलब फिर से बार लगा देंगे। इसको सॉल्व करने पर रिजल्ट क्या आ जाता है, ए बार डॉट, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा ए बार डॉट बी। और इन चारों ऑप्शंस में से अगर आप देखें ए बार डॉट बी, तो जो 4th ऑप्शन है उसको समझ सकते हैं। यहां पे सिग्नल ए, यहां पे मिलेगा हमको ए बार, यहां से सिग्नल बी आ रहा है। अब देखना आप, ए बार और बी के बीच में डॉट, डॉट मतलब एंड गेट, तो ए बार और बी के बीच में एंड गेट लगा रखा है, तो यहां पर हमको ये करेक्ट आउटपुट मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप ट्रुथ टेबल बना लें इस गिवन लॉजिक गेट की, कि मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प कर सकता हूं इसमें, कि ए बी और जो भी आउटपुट मिलेगा, आउटपुट का मतलब सी, है ना, आप चाहो तो यहां पर सी लिख सकते हो। अब मान लो मैंने ए और बी दोनों को 1 लिया, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ए अगर 1 होगा तो यहां 1 मिलेगा, बी अगर 1 लिया है तो यहां पर 0 मिलेगा, 0 और 1 के बीच में और सिग्नल मिलेगा तो यहां 1 आएगा, और नॉट गेट लगाए तो यहां 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सपोज 0 0 ले लेते हैं, दोनों 0 लूंगा तो यहां 0, लेकिन यहां पर 1 आ जाएगा, 0 1 के बीच में और ऑपरेशन यहां 1 मिलेगा, अगेन 0 आ जाएगा। इस तरह से आप ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, और फिर उसके बाद एक एक ऑप्शन के लिए आप चेक कर सकते हैं अलग से ट्रुथ टेबल बनाते हुए कि कौन सी टेबल इस गिवन सर्किट की टेबल के साथ मैच होती है। पर मुझे लगता है कि सिंपल तरीका ये होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे ही टाइम कम होता है मेंस में, तो कोशिश यही करें कि बुलियन एक्सप्रेशन के बेसिक जो रूल्स हैं वो जरूर एक बार पढ़ लें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर ऑप्शन 4 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये एरर मेजरमेंट टॉपिक पर बेस्ड है। The period of oscillation of a simple pendulum is t equals to 2 pi root L by G. Measured value of L is 1 meter. L की measured value given है. From a meter scale having a minimum deviation of 1 mm, जिस स्केल से हम मेजरमेंट ले रहे हैं उसमें मिनिमम डिवीजन जो है वो 1 mm का है। इसका मतलब जो लीस्ट काउंट है उस स्केल का वो कितना है, 1 mm। एंड टाइम ऑफ 1 कंप्लीट ऑसिलेशन इज 1.95, हमको एक ऑसिलेशन का टाइम भी दिया हुआ है। और जिस स्टॉप वॉच से हमने इस ऑब्जर्वेशन लिया है उसका जो रिजोल्यूशन है वो 0.01 सेकेंड है, इसका मतलब उसका भी लीस्ट काउंट गिवन है। वी हैव टू फाइंड परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो उस फॉर्मूले में दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके जी की वैल्यू को एक तरफ लेकर आ जाएंगे। उसके बाद आप जानते हैं कि दोनों तरफ लॉग लेकर, इसके अगला स्टेप में यहां लिख के बता देता हूं, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ln g इक्वल्स टू ln 4 पाई स्क्वायर प्लस ln l प्लस 2 टाइम्स ln t। ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने पर ये वाला रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। बस इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको, डेल्टा जी बाय जी ये हो जाएगा फ्रैक्शनल एरर इन जी इक्वल्स टू डेल्टा एल का मतलब है मैक्सिमम एरर जो एल के मेजरमेंट में हो सकती है, वो गिवन है 1 mm, तो उसकी जगह 1 mm रख देंगे। एल की एक्यूरेट वैल्यू वो गिवन है 1 मीटर क्वेश्चन में, वो पुट कर देंगे। 2 टाइम्स टी की कैलकुलेशन में मैक्सिमम एरर हो सकती है 0.01 सेकेंड, वही लिखा हुआ है यहां पर, डिवाइड बाय कैपिटल टी 1.95। सॉल्व करने पर आंसर क्या आ जाएगा, 1.13%। इट मींस आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। फिर से स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट गिवन है, हमको सही स्टेटमेंट कौन सा है कौन सा गलत है इस बारे में अपना कमेंट करना है। स्टेटमेंट 1 देखते हैं। पीएन जंक्शन डायोड्स कैन बी यूज्ड टू फंक्शन एज ट्रांजिस्टर सिंपली बाय कनेक्टिंग टू डायोड्स बैक टू बैक विच एक्ट्स एज द बेस टर्मिनल। ये स्टेटमेंट गलत है। ये बात ठीक है कि हाँ, हम ट्रांजिस्टर जो होता है उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, इमीटर होता है, बेस होता है, कलेक्टर होता है, लेकिन उसको ये नहीं बोलेंगे कि 2 पीएन जंक्शन डायोड को हमने बैक टू बैक ऐड कर दिया, ये बोलना गलत है। स्टेटमेंट 2 जो है, इन द स्टडी ऑफ ट्रांजिस्टर द एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा इंडिकेट्स रेशियो ऑफ द कलेक्टर करंट टू द बेस करंट। बिल्कुल सही है। हम जब ट्रांजिस्टर को एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज में लेते हैं तो हमको पता है कि हम कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। इमीटर कॉमन है, इनपुट बेस से दिया जाएगा, आउटपुट कलेक्टर पे मिलेगा। तो जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा है वो क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट मींस कलेक्टर करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट मतलब बेस करंट। तो मुझे लगता है कि स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है। तो आंसर एनटी ने दिया था, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, एक डायग्राम दिया हुआ है आपके सामने, उसमें एक ब्लॉक को 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग से अटैच कर रखा है, आप देख सकते हैं डायग्राम में, और स्मूथ सरफेस है इंक्लाइन की। क्वेश्चन ने पूछा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द गिवन बॉडी। तो मेरा तो ये मानना है कि ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन माना जाएगा, जो बच्चे स्टडी करते हैं, तैयारी करते हैं उनके लिए। आप देख सकते हैं कि दोनों स्प्रिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो अगर मैं दोनों स्प्रिंग्स को हटाकर एक सिंगल स्प्रिंग लगा दूं तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 2k। देन उसके बाद टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m/k, k की जगह क्या रखेंगे 2k, और फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड निकालकर 1 कर देंगे तो उससे आंसर आ जाएगा। तो आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/2π रूट के अंदर 2k/m। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, figure shows a circuit that contains 4 identical resistors with resistance capital R equals to 2 ohm, 2 identical inductors जिनका इंडक्टेंस गिवन है 2 मिली हेनरी, आइडेंटिकल है दोनों। एक आइडियल बैटरी लगाई है हमने 9 वोल्ट की। हमको करंट बताना है इस वाली ब्रांच से फ्लो होने वाला, जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे लगभग उसी मोमेंट पर। तो ये फिर से ही कहेंगे कि इजी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें एक प्रॉपर्टी यूज में आती है कि इंडक्टर वाली ब्रांच से फ्लो होने वाला करंट सडनली चेंज नहीं होता है। जैसे यहां देखें, जैसे मैं स्विच को क्लोज करता हूं, क्लोज करने से जस्ट पहले इस इंडक्टर वाली ब्रांच में करंट 0 था, तो जस्ट आफ्टर भी करंट क्या होगा 0, तो इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। करंट के मामले में इसको कट कर दो। सेम ऐसे इंडक्टर यहां भी लगा होगा, इस ब्रांच में भी करंट सडनली फ्लो नहीं होगा तो करंट यहां भी नहीं जाएगा। इसका मतलब जो भी करंट फ्लो हो रहा होगा वो करंट सिर्फ इस वाले लूप में फ्लो होगा। और बहुत इजीली हम देख सकते हैं कि ये दोनों रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में आ चुके हैं। तो फ्लो होने वाला करंट क्या लिखेंगे, सेल का ईएमएफ डिवाइड बाय 2R, वही आंसर है। सेल का ईएमएफ है 9 वोल्ट डिवाइड बाय हर एक रेजिस्टेंस 2 था तो 2R 4 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2.25 एम्पियर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। फिर से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर इक्वल। ये गिवन है कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल है। वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। हमको उनकी वेलोसिटीज का रेशियो फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h/mv। तो दोनों के लिए बराबर कर देंगे, h अपॉन मास ऑफ अल्फा स्पीड ऑफ अल्फा इक्वल्स टू h अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन स्पीड ऑफ प्रोटॉन। तो यहां से अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की स्पीड का रेशियो आ जाएगा मास के इनवर्स रेशियो में। और हमको पता है कि अगर प्रोटॉन का मास अगर मैं m मान लेता हूं तो अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 1/4। इट मींस ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट P1 V1, आप देख सकते हैं साथ साथ कि इनिशियली गैस ए वाली स्टेट पर है जहां का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। हम गैस को एक्सपेंड करते हैं आइसोथर्मली A से B तक, मतलब गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा A से B तक। उसके बाद B से C तक लिखा हुआ है प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/2 ऑफ द ओरिजिनल प्रेशर ना। तो प्रेशर जो है वो इनिशियल प्रेशर जितना भी था B वाली स्टेट का उसका भी हाफ हो गया C वाली स्टेट पर। दिस इज फॉलोड बाय कांस्टेंट वॉल्यूम कूलिंग टिल इट्स प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। B से C तक की बात करें तो इनिशियल प्रेशर P1 था तो C वाली स्टेट पर वो 1/4 हो चुका है।
then it is restored to its initial state by reversible adiabatic compression। कुल मिलाकर सिंपल शब्दों में कहें तो 3 प्रोसेस एक के बाद एक किए गए। सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस, उसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस, उसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस। हमको ये बताना है कि टोटल वर्क गैस ने इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में कितना किया होगा। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, एक एक प्रोसेस के बारे में सोचते हैं। ए से लेकर बी तक आइसोथर्मल प्रोसेस। हम जानते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वर्क डन बाय गैस होता है nRT, ln के अंदर V फाइनल बाय V इनिशियल, या इसी को लिख सकते हैं। यहां देखिए आप, वर्क डन फ्रॉम A टू B nRT ln P इनिशियल बाय P फाइनल। A से लेकर B तक इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर का रेशियो अगर मैं निकालूंगा तो वो यहां से ln2 आ जाएगा अंदर। तो WAB A से B तक का वर्क आ गया। B से C आइसोकोरिक प्रोसेस है, मींस वर्क डन बाय गैस 0 होगा, ये भी हो गया। C से A तक एडियाबैटिक प्रोसेस, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस का फॉर्मूला होता है P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा। अब देखिए आप, C से लेकर A तक P फाइनल V फाइनल वो जाएगा P1 V1 माइनस P इनिशियल V इनिशियल C वाली स्टेट पर प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, यहां से देखो P1/4 इंटू 2V1, वो यहां पर लिखा हुआ है, अपॉन 1 माइनस गामा। यहां से हमारे पास जो C से A तक का प्रोसेस है उसमें वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क की बात करेंगे तो इंडिविजुअल प्रोसेस के लिए वर्क हम निकाल चुके हैं, इन सब का समेशन कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। आपके सामने लिखा हुआ है यहां से, तो जो आंसर ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है दैट इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरे ट्यूब इज ऑपरेटेड एट 1.24 मिलियन वोल्ट। कई बच्चों ने इसमें मिस्टेक की है जिन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द प्रोड्यूस्ड फोटोन विल बी, ये एक्सरे टॉपिक पर बेस्ड है जो कि मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मान सकते हैं इसको। हमको पता है कि जो कट ऑफ वेवलेंथ या मिनिमम वेवलेंथ होती है उसका फॉर्मूला होता है HC डिवाइड बाय दिस। एक्चुअली ये अगर बिल्कुल बेसिक से लिखें इसको तो आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन गन से निकलकर मेटल के पास पहुंचता है उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी आ चुकी होती है, E इंटू एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, और ये सारी एनर्जी का अगर लॉस हो जाए तो जो फोटोन बनेगा HC बाय लैम्डा का, ये एनर्जी मैक्सिमम होगी, इसका मतलब ये वेवलेंथ मिनिमम होगी। यहां से हमारे पास लैम्डा मिनिमम की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी HC अपॉन E टाइम्स एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। बस सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। आप देखिए HC की वैल्यू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉन अपॉन E इंटू V, E हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू पोटेंशियल जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है लिखा हुआ 1.24 मिलियन वोल्ट, तो लिखूंगा उसको मैं 1.24 मिलियन के लिए 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करने पर जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 10⁻³ नैनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है 10⁻³ नैनोमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, अगेन सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रिंग वेव पर बेस्ड ट्रेवलिंग वेव का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स ए ट्रेवलिंग वेव। बच्चों हम जानते हैं कि ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो होता है कोई भी ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन जो t प्लस माइनस x/vw के फॉर्मेट में हो। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहां से आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट वाला फंक्शन है वो क्लियरली विजिबल है कि यहां से मैं मान लो सपोज और ढंग से अरेंज करूं उसको, तो y इक्वल्स टू a टाइम्स साइन के अंदर यहां से एक काम कर लेते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं। -2 कॉमन लिया मैंने, क्या आ जाएगा t माइनस 15x/2। ठीक है, -2 कॉमन लेते हैं, यहां से क्लियरली विजिबल है कि ये फंक्शन t माइनस x/v के फॉर्मेट में अरेंज हो चुका है। इसका मतलब इन 4 इक्वेशंस में ये तो कंफर्म है कि इक्वेशन नंबर 1 जो है ये तो ट्रेवलिंग वेव को रिप्रेजेंट करती है, और वैसे भी सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस हैं तो आंसर तो आ चुका है, पर फिर भी देख सकते हैं कि बाकी और कोई भी फंक्शन मैथमेटिकली t प्लस माइनस x/v की फॉर्म में नहीं है। इट मींस आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अगेन मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन। तो मॉडर्न फिजिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए इस वाली शिफ्ट में, आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस विल द फ्रीक्वेंसी बी मैक्सिमम। हमको अलग अलग ट्रांजिशंस ऑप्शंस में दिए हुए हैं, सिर्फ ये बताना है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन किस ट्रांजिशन में निकला होगा। इट मींस हमको ये डिसाइड करना है
कि सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन किस ट्रांजिशन में निकला होगा। तो एक एक ट्रांजिशन देख लेते हैं डायग्राम में। 4 to 3, 4 से 3 वाला ट्रांजिशन ये है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन 2 से 1 ये वाला ट्रांजिशन, 5 to 4 दिस, और 3 to 2 ये वाला ट्रांजिशन, ये वाला। हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऑर्बिट में नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, दो लगातार ऑर्बिट्स के बीच का डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस कम होता जाता है। मतलब सबसे बड़ा एनर्जी डिफरेंस 1 और 2 के बीच में, उससे कम डिफरेंस 2 और 3, देन 3 और 4, देन 4 और 5। तो सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन निकलेगा 2 से 1 वाले ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग। इट मींस आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। If the source of light used in a Young's double slit experiment is changed from red to violet, ये है Young's experiment पर बेस्ड, मतलब वेव ऑप्टिक्स चैप्टर पर बेस्ड, और सिंपल क्वेश्चन की कैटेगरी में रखेंगे इसको, क्योंकि एक फॉर्मूले पर बेस्ड ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि Young's एक्सपेरिमेंट में हमने जो सोर्स यूज में ले रहे थे वो रेड वाली लाइट जनरेट करता था, हमने उस सोर्स को हटाकर दूसरा सोर्स लेकर आए जिससे वॉयलेट लाइट जनरेट होती है। ऐसा करने पर कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो देखो बच्चों, आपको पता है कि फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी। यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर मैं रेड को हटाकर वॉयलेट लाइट यूज में लूंगा तो विबग्योर से हम देख सकते हैं कि वेवलेंथ मैंने कम कर दी। वेवलेंथ को अगर मैं कम करूंगा मींस फ्रिंज की विड्थ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होने से स्क्रीन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे सपोज एक मैक्सिमा यहां पर था, देन मिनिमा, देन मैक्सिमा, देन मिनिमा, इस तरह का पैटर्न बनता है, हम जानते हैं। फ्रिंज विड्थ कम हो गई, मतलब एक मैक्सिमा और अगला मैक्सिमा जो आएगा उनके बीच का सेपरेशन पहले के कंपैरिजन में कम हो चुका है। तो ऑप्शंस देखें। फर्स्ट ऑप्शन कंसेक्यूटिव फ्रिंज लाइंस विल कम क्लोजर, बिल्कुल सही है। एक के बाद एक जो सेम टाइप की इंटेंसिटी वाली लाइंस थी वो कम क्लोजर पास आ जाती है, वो क्योंकि फ्रिंज की विड्थ कम हो चुकी है। इट मींस ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही ऑप्शन होगा। बाकी ऑप्शंस गलत लिखे हुए, जैसे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विल बिकम ए डार्क फ्रिंज, नहीं। जहां पर सेंट्रल ब्राइट बन रहा था वहां पर पाथ का डिफरेंस पहले भी 0 था, वहां पे पाथ का डिफरेंस अब भी 0 है। इसका मतलब अगर पहले वहां मैक्सिमा था तो अब भी वहां पर मैक्सिमा होगा। द फ्रिंजेस विल बिकम ब्राइटर, नहीं, ये भी गलत है। फ्रिंज को ब्राइटर होना है या पहले के कंपैरिजन में डार्कर होना है, उसके लिए तो जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी का रोल होना चाहिए। फोर्थ में लिखा है इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा विल इंक्रीज, ये भी गलत है। इट मीन सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी सेंटर ऑफ मास पर बेस्ड क्वेश्चन है, और सेंटर ऑफ मास पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। सर्कुलर होल ऑफ रेडियस a/2, हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस थी a, हमने उसमें से a/2 रेडियस का एक पोर्शन कट करके हटा दिया। लिखा हुआ है क्वेश्चन में ऐसा। द सेंट्रॉइड का मतलब सेंटर ऑफ मास बोलना चाह रहे हैं ये, ऑफ द रिमेनिंग सर्कुलर पोर्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O विल बी। एक कंप्लीट डिस्क में से अगर मैं इस वाले पोर्शन से a/2 रेडियस का पोर्शन कट कर दूंगा तो जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा, रिमेनिंग का मतलब है ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन, इस पोर्शन का सेंटर ऑफ मास पॉइंट O से कितनी डिस्टेंस पर होगा। तो ये हम देखते भी क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि क्या तरीका होना चाहिए। जिस पोर्शन से हमने मास को कट किया है वहां पर अज्यूम कर लेते हैं कि अभी भी मास रखा हुआ है, उतना ही पॉजिटिव मास उतना ही नेगेटिव मास। मतलब मैं उस कंप्लीट सिस्टम को ऐसा बोल सकता हूं कि इस वाले पोर्शन में कुछ प्लस एम मास और माइनस एम मास, दोनों टाइप का मास एक बार रखा हुआ सोचो। अगर मैं यहां पर प्लस एम और माइनस एम टाइप से मानूं, या प्लस रो माइनस रो, आप जो भी कहना चाहें, तो प्लस रो यहां पर और आउटर वाला प्लस रो से एक कंप्लीट डिस्क बन जाएगी ये। और जो इतने पोर्शन का माइनस रो था उससे भी एक डिस्क बन गई, छोटी सी डिस्क, जिसकी रेडियस कितनी है a/2। एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों डिस्क का सुपर पोजिशन करने से वो एक्चुअल डायग्राम बनता है। अब इस कंप्लीट डिस्क का सेंटर ऑफ मास मुझे पता है, इसका मिड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इसका सेंटर। तो मैं बोल सकता हूं कि इस कंप्लीट डिस्क का जो मास है, सपोज वो मास अगर m1 है तो m1 को लिखूंगा मैं मास की डेंसिटी सिग्मा अज्यूम कर लेते हैं, इनटू इतने पोर्शन का एरिया पाई a²। सेम ऐसे इतने पोर्शन की जो डिस्क है, ये वाली डिस्क, इसका मास अगर मान लो मैं m2 अज्यूम कर लेता हूं तो उसको लिखूंगा माइनस सिग्मा, क्योंकि नेगेटिव डेंसिटी अज्यूम की है वहां पर, इनटू उसका एरिया पाई इनटू a/2 का होल स्क्वायर। अब बस इतना सा करना है कि सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट तक पहुंचना है तो कहीं ना कहीं ओरिजिन अज्यूम करना पड़ेगा। मुझे पॉइंट O से डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है, तो मैं पॉइंट O पर ही यहां पर ओरिजिन अज्यूम कर लेता हूं और फॉर्मूला लगाएंगे XUM इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देख सकते हैं आप, इतने पोर्शन का मास m1 ये रहा, यहां देख लो,
इनटू उसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट ए, वो ये वाली टर्म है, m1 इंटू x1 प्लस m2 इतने पोर्शन का मास बोरा यहां पर लिखा हुआ है, इनटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट, यहां से देख लो इतने पोर्शन का सारा मास यहां रखा हुआ मान सकता हूं, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3a/2, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस x2, सॉल्व करने पर रिजल्ट क्या आ जाएगा 5a/6। इट मींस ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है और सेमीकंडक्टर टॉपिक पर बेस्ड है। Zener breakdown occurs in a PN junction having P and N both। ये पता होना चाहिए कि Zener डायोड के लिए जो PN जंक्शन होता है वो हाईली डोप्ड होता है, हेवली डोप्ड, और साथ साथ जो डिप्लेशन लेयर होती है उसकी विड्थ बहुत कम होती है। डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होने से उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो काफी ज्यादा जनरेट होगा, और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट से ब्रेकडाउन बहुत इजीली हो जाता है। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन कह सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, आपको नॉलेज होनी चाहिए इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कि सोर्स ऑफ माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का कौन सा सोर्स होता है, सोर्स ऑफ इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो मैं इसको इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन ही कहूंगा। जैसे लिखा हुआ है कि सोर्स ऑफ माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं कि अलग अलग तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, अलग अलग एनर्जी वाली, अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली। तो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशंस हैं उनका सोर्स क्या होता है पता होना चाहिए, मैग्नेट्रॉन होता है। सेम ऐसे सोर्स ऑफ इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी, की इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी का जो सोर्स होता है वो होता है वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल्स या एटम वाइब्रेट करते हैं तो इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट होती है। सोर्स ऑफ गामा रे इलेक्ट्रॉन्स, गामा रे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियस के टाइम पर जनरेट होती हैं। और लास्ट सोर्स ऑफ एक्स रेज, जो एक्सरे है उनका जो सोर्स होता है वो होता है इनर शेल। हम जानते भी हैं कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर अगर कोई न्यूक्लियस के शेल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है तो वहां पर और हायर एनर्जी लेवल्स के इलेक्ट्रॉन जंप करके के शेल में आते हैं, जिससे एक्सरे जनरेट होती है। तो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, आपको आइडिया होना चाहिए, एनसीईआरटी रेगुलर पढ़े इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v नॉट। ये काइनेमेटिक्स का या एनएलएम का मिक्स्ड क्वेश्चन आप कह सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी उसकी एक्स एक्सिस के अलोंग गिवन है v नॉट, और उस पर एक डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स मींस उस पर एक ऐसा फोर्स लग रहा है जो लगातार उसकी एनर्जी को कम करता जा रहा है। इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विच इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। एक रिलेशन गिवन है, डैम्पिंग फोर्स मींस m into a इक्वल्स टू माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर। द डिस्टेंस एट विच द पार्टिकल स्टॉप्स, इनिशियल वेलोसिटी उसकी v नॉट है, अब लगातार डैम्पिंग फोर्स लगने से उसकी स्पीड कम होते 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 कहीं ना कहीं फाइनली वो रुक जाएगा। हमको पता करना है कि किस पोजीशन पर वो रुकता है। तो देखो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन के बराबर, दैट इज गिवन टू अस माइनस एल्फा इंटू एक्स स्क्वायर। एक्सेलेरेशन वो लिख देंगे v dv बाई dx, अरेंज करके दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट का थोड़ा ध्यान रखना है आपको, जैसे x इक्वल्स टू 0 उसकी इनिशियल पोजीशन के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v नॉट थी, और वो जहां पर भी रुकेगा, मान लेते हैं उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x है, उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी क्या पुट करेंगे 0। सॉल्व करने पर आपका जो रिजल्ट आएगा ये आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें जेईई मेंस वालों से गड़बड़ हुई है कि उन्होंने एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिया जिसमें मास वाली टर्म इन्वॉल्व हो रही है, जबकि मास तो आएगा, लेकिन फिर भी हम उस टाइम पर समझदारी दिखा सकते हैं। ये मान लेते हैं कि हो सकता है उनसे मिस्टेक हो गई हो, या उन्होंने मास को 1 kg मान लिया हो, तो मास की वैल्यू को 1 kg मान ले अगर, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वैसे भी आप सिर्फ पावर से भी मैच करा सकते हैं कि पावर 1/3 इसमें आ रहा है और उसमें आ रहा है, यहाँ 3/2 का फैक्टर आ रहा है जबकि इसमें 2/3 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4। इस बात को देखते हुए कि ठीक है मास को 1 kg अगर मान लें, या बेस्ट पॉसिबल जो सेलेक्ट करना होगा हमको वो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ए बॉडी वेट्स 49 न्यूटन ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस एट द नॉर्थ पोल। हमारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस है, हमने एक बॉडी का वेट मेजर किया लेकिन नॉर्थ पोल पर ले जाकर, तो कितना आया 49 न्यूटन। क्वेश्चन इतना सा है कि अगर हम उसी बॉडी का वेट उसी स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करें लेकिन इक्वेटर पर, तो वो क्या आएगा। इन्होंने ऑप्शन भी ऐसे बनाए कि हमको कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है इस क्वेश्चन में। आप जानते हो कि अर्थ के रोटेशन के कारण किसी भी जनरल पॉइंट पर, किसी थीटा एंगल पर, यहां पर जो नॉर्मल फोर्स की या अपरेंट वेट आप जो भी कहना चाहे की वैल्यू आती है वो आती है mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर वो वैल्यू आती है mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा।
ठीक है, जहां पर थीटा का मतलब है यहां से हमने इक्वेटर से एंगल मेजर किया है। यहां से क्लियरली दिख रहा है हमको कि अगर मैं नॉर्थ पोल की बात करूंगा तो थीटा 90 होगा। इट मींस थीटा को अगर मैं ये नॉर्मल मेजर करूं नॉर्थ पोल पर, तो थीटा की वैल्यू 90 रखने से वहां जो वेट मेजर होगा वो एक्चुअल वेट के बराबर आएगा। और अगर मैं मेजरमेंट करूं इक्वेटर पर तो थीटा को 0 पुट कर देंगे, तो इक्वेटर पर जो अपरेंट वेट आएगा वो आएगा mg माइनस समथिंग। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि 49 न्यूटन से कम आंसर आना चाहिए। जबकि आप ऑप्शंस देखें सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, जो 49 न्यूटन से कम है। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, दिस। आप सॉल्व भी करना चाहें तो कर सकते हैं, उन्होंने डाटा दिया हुआ है आपको। अर्थ की रेडियस गिवन है, gm/r² की वैल्यू गिवन है, सब गिवन है, आप पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर इज elongated by 0.04 मीटर व्हेन सब्जेक्टेड टू ए लीनियर फोर्स F। एक वायर पर हम फोर्स लगाते हैं उसकी लेंथ के अलोंग F, जिससे उसमें elongation जनरेट होता है 0.04 मीटर। द elongation if its length and diameter is doubled and subjected to the same force, हम उसकी लेंथ को और डायमीटर को अगर डबल कर दे लेकिन उतना ही फोर्स लगाएं जितना फोर्स पहले लगा रहे थे, तो इस बार उसमें elongation कितना होगा। तो देखो आप जानते हो कि यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो यंग्स मॉडुलस को लिख देंगे स्ट्रेस, है ना, इस पूरे डेल्टा एल बाय एल को तो डिवाइड करके देखो स्ट्रेन आ जाएगा। यहां से इसको ढंग से अरेंज करके आप लिख लो F बाय A इक्वल्स टू दिस। डेल्टा एल पहले कितना था 0.04, एल उसकी एक्चुअल लेंथ थी, वो एज इट इज। सेकंड केस में ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई एक तरह से। सेकंड केस में हमने क्या करा, सेम उतना ही फोर्स लगाते हुए तो F को F ही रखा, लेकिन अगर डायमीटर को डबल कर देंगे, मतलब रेडियस को डबल कर दिया, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 टाइम्स हो गया। तो अगर पहले एरिया A था तो अब कितना हो गया 4A। डेल्टा एल हमको पता करना है सेकंड वाले केस में, लेंथ को भी हमने डबल किया तो एल की जगह क्या आ जाएगा 12। ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर जो डेल्टा एल की वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेंटीमीटर में आंसर बताना है, जबकि हमने मीटर में आंसर निकाला है। तो सेंटीमीटर में सॉल्व करने पर आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। A cylindrical wire of radius 0.5 millimeter and conductivity this is subjected to an electric field of 10 millivolt per meter. The expected value of current in the wire will be। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी आपको बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन होता है J इक्वल्स टू सिग्मा ई। अब क्वेश्चन में सिग्मा भी गिवन है, ई भी गिवन है, पुट करने पर J की वैल्यू, करंट डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी इतनी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में। हमको ये भी पता है कि करंट डेंसिटी का मतलब होता है करंट डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वहां से करंट की वैल्यू आ जाएगी J इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। J की वैल्यू पुट कर देंगे, रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे। यूनिट का जरूर ध्यान रखें कि रेडियस मिलीमीटर में गिवन है, तो यहां पर मीटर में पुट करके रखने पर करंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इतनी। और इसको अगर कंपेयर करें, जो लिखा हुआ है आप देखना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ करंट इज दिस। इससे कंपेयर करने पर x की वैल्यू क्या मिलेगी 5। तो सिंपल क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर बेस्ड और सिंपल क्वेश्चन वापस से उन बच्चों के लिए जिनको बेसिक कंसेप्ट जिनके क्लियर होते हैं। यूनिफॉर्म थिन बार ऑफ मास 6 kg लेंथ 2.4 मीटर इज बेंट टू मेक एन इक्विलेटरल हेक्सागन। हमने क्या करा, हमारे पास एक वायर था जिसका मास गिवन है, लेंथ गिवन है, हमने उसको बेंड करके एक हेक्सागन बना दिया, रेगुलर हेक्सागन। आप देख सकते हैं डायग्राम इस तरह से। तो अगर टोटल मास को सपोज मैं कैपिटल M से डिनोट कर रहा हूं, टोटल लेंथ को मैं L से डिनोट करता हूं, और हेक्सागन बनाया हमने उस रॉड से, तो इस पूरी हेक्सागन के अंदर अगर मैं सिर्फ एक रॉड को देखूं, सिर्फ इतने पार्ट को, तो इसका मास m/6 मान सकते हैं और लेंथ l/6 होगी। इस तरह की 6 रॉड्स बिल्कुल सिमेट्रिकली रखी हुई है। हमको इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इसकी एक्सिस के अबाउट, मतलब इस वाली एक्सिस के अबाउट। तो मैं क्या करूंगा, किसी एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, किसी एक रॉड का उस एक्सिस के अबाउट, और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर मुझे इस वाली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो दिमाग में ये आएगा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज में लेंगे। तो इस गिवन एक्सिस के पैरेलल इस रॉड के सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस ड्रॉ करूंगा, ये वाली एक्सिस। इसके अबाउट हो जाएगा ml²/12 वाले फॉर्मूले से। ध्यान रखना है मास की जगह m/6, लेंथ की जगह l/6, क्योंकि इस रॉड का मास m/6 है, लेंथ l/6 है। तो ml²/12 प्लस md², वापस से m की जगह m/6, और ये डिस्टेंस आप ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं कि हेक्सागन में अगर साइड लेंथ l/6 होती है तो सेंटर से वर्टेक्स का सेपरेशन भी क्या होता है, l/6। सेम ऐसे यहां मिला लें। ये टोटल एंगल 60 था, तो ये हाफ एंगल 30 हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी l/6 √3/2। तो md² वाली टर्म ऐड करने से IAB इस वाली एक्सिस के अबाउट सिर्फ AB वाली रॉड का आया है अभी।
तो इस तरह की 6 रॉड्स हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ जाएगा 0.8 kg पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा समथिंग इंटू 1/10, तो यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। Two solids A and B of mass 1 and 2 kg respectively are moving with equal linear momentum. Basic question है NLM chapter का। The ratio of their kinetic energies, kinetic energy of A, kinetic energy of B का रेशियो बताना है और उसको A/1 के बराबर कर रखा है, A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखें दोनों का मास का रेशियो 1/2 है, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। काम की बात यह है कि दोनों का मोमेंटम इक्वल है, तो हमने मोमेंटम को इक्वल कर दिया यहां पर m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2, और मास का रेशियो मुझे गिवन था, वहां से मुझे स्पीड का रेशियो पता चल गया। फिर मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2m, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है तो k1 लिखा, p²/2m1, ऐसे k2 लिखा और दोनों का रेशियो निकालेंगे, उससे बहुत इजीली आपका आंसर कितना आ जाएगा 2, और आंसर को a/1 के इक्वल करने से a की वैल्यू 2 आ जाती है। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज 200 मीटर पर सेकेंड। यह आपका केटीजी चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आरएमएस स्पीड गिवन है 200 मीटर पर सेकेंड, टेम्परेचर गिवन है। ये पूछते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को 127 डिग्री सेल्सियस कर दें और प्रेशर को 2 एटमॉस्फेयर कर दें तो नई वाली जो आरएमएस स्पीड की होगी वो क्या होगी। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। हम जानते हैं कि वी आरएमएस का फॉर्मूला होता है √3 RT अपॉन मोलर मास। तो प्रेशर की इंफॉर्मेशन तो उन्होंने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी है बच्चों को कि ये प्रेशर वाली इंफॉर्मेशन का कोई यूज है ही नहीं, यहां पर सिर्फ टेम्परेचर का खेल है। तो मैं इस वाले फॉर्मूले को 2 बार अप्लाई करूंगा। पहले वी आरएमएस था 200 इक्वल्स टू √3 RT बाय मोलर मास। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, जिसको केल्विन में पुट करने का जरूर ध्यान रखें, तो केल्विन में कितना हो जाएगा 300। ये इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस में जब टेम्परेचर को हमने 127 डिग्री सेल्सियस कर दिया, वापस से फॉर्मूला लगाते हैं। इस बार आरएमएस स्पीड को x/√3 बोल रहे हैं, तो आरएमएस स्पीड की जगह x/√3। √3 RT/m में टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करके 400 केल्विन। ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने पर x की वैल्यू आ जाएगी 400 मीटर पर सेकेंड, तो आपका आंसर आ जाएगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक गॉस लॉ पर बेस्ड, वापस से बहुत सिंपल क्वेश्चन। एक पॉइंट चार्ज 12 माइक्रोकूलम को हमने एक स्क्वायर के सेंटर से 6 सेंटीमीटर की हाइट पे रखा। आप डायग्राम देख सकते हैं, स्क्वायर की साइड लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछा है कि उस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास होगा। तो आप देखें इसको, सपोज अगर मैं एक क्यूब बनाता हूं इस तरह के 6 स्क्वायर प्लेट्स को यूज में लेते हुए क्यूब, और उस क्यूब के सेंटर पर वो क्यू चार्ज रख देता हूं। अगर आप ढंग से देखें तो जो ये वाली प्लेट है और इस चार्ज का ओरिएंटेशन बिल्कुल वही है जैसा क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब इस प्लेट से फ्लक्स निकालने के लिए मैं गॉस लॉ की हेल्प से ऐसा बोल सकता हूं कि इस चार्ज के कारण पूरे क्यूब से टोटल फ्लक्स है Q/ε नॉट, और सिमेट्री से बोल सकते हैं कि किसी एक सरफेस से कितना हो जाएगा उसका डिवाइड बाय 6। मतलब कितना आंसर आना चाहिए, ये रहा Q/ε नॉट होल डिवाइड बाय 6। वैल्यूज को पुट कर देंगे, यूनिट का वापस ध्यान रखना है। चार्ज की वैल्यू माइक्रो कूलम में गिवन है, उसको कूलम में कन्वर्ट करनी है। सॉल्व करने पर आपका आंसर जो आएगा फ्लक्स की वैल्यू वो इतनी आ जाएगी। और इन्होंने लिखा हुआ है कि फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो इंटू 10⁻3, तो इसकी वैल्यू को समथिंग इंटू 10⁻3 के बराबर करने से आपकी जो आंसर की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा 226। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27। ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जो हो सकता है कुछ बच्चों को समझने में प्रॉब्लम आती हो, लेकिन है इजी ये भी अगर एक बार समझ में आ जाए तो। देखते हैं एक बार। एक सिग्नल है जिसकी पावर गिवन है 0.1 किलोवाट, इट्स ट्रांसमिटेड इन ए केबल। इसको आप रफली ऐसे समझो कि एक केबल है, ठीक है। यहां से हम एक सिग्नल, इनपुट सिग्नल देते हैं जिसकी पावर, इनपुट सिग्नल की पावर है PI, जो कि गिवन है क्वेश्चन में। फिर लिखा हुआ है एटेन्यूएशन ऑफ केबल इज -5 dB पर किलोमीटर। एटेन्यूएशन का मतलब कितना लॉस हो जाता है। तो अगर 1 किलोमीटर की बात करें, 1 किलोमीटर, तो अगर यहां पर जितनी भी पावर होगी, या जितना भी पावर नहीं बोलूंगा, लाउडनेस लेवल बोलूंगा, यहां जो भी लाउडनेस लेवल होगा 1 किलोमीटर के बाद लाउडनेस लेवल 5 dB कम हो चुका है ना। और इस तरह की टोटल जो केबल है उसकी लेंथ है 20 किलोमीटर। तो सबसे पहले तो आप ये आइडिया लगा लो कि इस वाले एंड पर, यहां पर जहां से हम सिग्नल का इनपुट दे रहे हैं, मान लो लाउडनेस लेवल है
L इनपुट। तो 100 किलोमीटर दूर जाकर जहां हमको आउटपुट मिल रहा होगा, आउटपुट, यहां पर जो आउटपुट लाउडनेस लेवल होगा वो इनपुट लाउडनेस लेवल से 5 dB ऐसा 20 टाइम्स करते हुए बोल सकता हूं आउटपुट वाला जो है ना वो जाएगा इनपुट लाउडनेस लेवल से 100 dB कम। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा है द पावर रिसीव्ड एट द रिसीवर, यहां पर हमको रिसीवर के यहां पर जो पावर मिलेगी वो कितनी होगी। तो क्या करेंगे, मैं इनपुट साइड पर लाउडनेस लेवल का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, 10 log बेस 10 पर इनपुट सिग्नल की इंटेंसिटी को अगर मैं आई इनपुट मान लेता हूं अपॉन एक कांस्टेंट होता है 10⁻12 है ना, डीबी के अंदर ये रिजल्ट आता है, ये पता होना चाहिए फॉर्मूला आपको। सेम यही फॉर्मूला आउटपुट सिग्नल के लिए अप्लाई करते हैं, एल आउटपुट इक्वल्स टू 10 log बेस 10 पर आउटपुट सिग्नल की इंटेंसिटी को आई नॉट बोल रहा हूं, वो मतलब आउटपुट डिवाइड बाय वो कांस्टेंट 10⁻12। अब क्या करेंगे, यहां से साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि एल इन डिवाइड बाय एल आउट की वैल्यू 100 dB है, तो इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इनका डिफरेंस बच्चों कितना आएगा, देखो आप इसमें से इसको माइनस करने पर 100 dB के बराबर कर दो, इक्वल्स टू माइनस करेंगे तो 10 कॉमन आ जाएगा और लॉग बेस 10 पर लॉग ए माइनस लॉग बी के फॉर्मूले में लॉग ए बाय बी, मतलब इसको ऐसा लिख सकता हूं इंटेंसिटी इनपुट साइड पर इंटेंसिटी आउटपुट साइड पर। हमको पता है इंटेंसिटी का मतलब होता है पावर डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो जो यहां पर इंटेंसिटी लिखा हुआ है इसको मैं कट करके यहीं पर इनपुट पावर बोल सकता हूं, इसको यहां पर आउटपुट पावर बोल सकता हूं। यहां से बहुत इजीली सॉल्व करने पर आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट पावर आएगी आपके पास, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं है ना, तो यहां से आ जाएगा आउटपुट पावर इक्वल्स टू इनपुट पावर डिवाइड बाय 100। अब देखें आप, इनपुट पावर थी 0.1 किलोवाट, तो आपके पास जो आउटपुट पावर आएगी वो आ जाएगी इनपुट पावर 0.1 डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, यहां से देख सकते हैं आप, एक सेकंड, शायद 10⁻10 आएगा यहां पर, कोई नहीं थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहां से सॉल्व करने पर ये 10⁻10 वाला फैक्टर आ रहा है। ठीक है, इनपुट पावर की वैल्यू पुट कर दें 0.1, आउटपुट पावर आ जाएगी जिससे आपका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 8। इस बात का ध्यान रखना है कि ये आंसर आपसे इस फॉर्म में चाहते थे 10⁻⁻x, तो जो पावर वाला फैक्टर आएगा ना वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन, इन्होंने परेशान करने की पूरी तैयारी की हमको। A series LCR circuit is designed to resonate at an angular frequency of 10⁵ रेडियन पर सेकेंड। एक सीरीज LCR सर्किट है जो कि पर्टिकुलर इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग रेजोनेंस की कंडीशन में होता है। द सर्किट ड्रॉज 16 वॉट पावर फ्रॉम 120 वोल्ट सोर्स एट रेजोनेंस। काम की बात है ये वाली टर्म कि वो सर्किट रेजोनेंस की कंडीशन में है तो वो जितनी पावर ड्रॉ करता है वो गिवन है और सोर्स के वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू गिवन है 120 वोल्ट। हमको रेजिस्टेंस बताना है। देखो बहुत सिंपल सा खेल है। रेजोनेंस की कंडीशन में हमको पता है कि कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस तो एवरेज पावर 0 आती है, तो जो भी एवरेज पावर होगी वो सिर्फ रजिस्टर के अक्रॉस होगी। तो सीधे सीधे मैं एवरेज पावर 16 वॉट इक्वल्स टू सोर्स के वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय आर कर दूंगा, जिससे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 900 ओम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है डॉपलर्स इफेक्ट पर बेस्ड साउंड वेव का क्वेश्चन। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसके अंदर है। 2 कार्स आर अप्रोचिंग ईच अदर एट एन इक्वल स्पीड ऑफ 7.2 किलोमीटर पर आवर। 2 कार हैं, डायग्राम बनाते चलते हैं। सपोज कार ए कार बी, दोनों कार्स एक दूसरे की तरफ आती हैं और दोनों की स्पीड सेम है v, जिसकी वैल्यू गिवन है 7.2 किलोमीटर पर आवर। When they see each other, both blow horns having frequency। दोनों f फ्रीक्वेंसी का साउंड जनरेट करती हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 676 हर्ट्ज। द बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ईच ड्राइवर विल बी। हमको किसी भी ड्राइवर ने जो बीट सुनाई दे रही होंगी उसको उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। देखते हैं, सपोज जो ड्राइवर व्हीकल ए के अंदर बैठा हुआ है उसको जो 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगी तभी तो बीट्स बनेगी, उनका डिफरेंस बताना है। तो जो ड्राइवर ए में बैठा हुआ है उसको एक फ्रीक्वेंसी तो वही सुनाई देगी जो वो खुद जनरेट कर रहा होगा, मतलब f, और दूसरी फ्रीक्वेंसी इस वाले साउंड के करस्पॉन्डिंग जो साउंड वहां से इसके कानों में आएगा उसके लिए आप डॉपलर फॉर्मूला लगा सकते हैं। मान लेता हूं इसको वहां से आने वाले साउंड के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f2 सुनाई देती है, जिसका फॉर्मूला इमिटेड फ्रीक्वेंसी f, साउंड की स्पीड को मैं vs से डिनोट कर रहा हूं।
Vs, जो कि गिवन इक्वेशन में 340 मीटर पर सेकंड। ऑब्जर्वर ये है, सोर्स वो है। ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है तो यहां पर इंक्रीज कर देंगे इसको v स्पीड से। सोर्स भी इसके पास आ रहा है तो यहां पर -v आ जाएगा। वैल्यू पुट करके आप f2 निकाल सकते हैं। f1 f के बराबर था, तो जो बीट फ्रीक्वेंसी है, बीट फ्रीक्वेंसी वो हो जाएगा इनकी डिफरेंस के बराबर, मींस f2 माइनस f1। ये आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने पर रिजल्ट कितना आ जाता है? 8 हर्ट्ज। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर बेस्ड क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन ही कहेंगे इसको भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज enters a dielectric medium of relative electric permittivity 2.25 from vacuum। एक वेव है जो वैक्यूम मीडियम से आती है और एक ऐसे मीडियम में एंटर होती है जिसके लिए हमको इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की रिलेटिव वैल्यू गिवन है, उसके अंदर एंटर होती है। वेवलेंथ ऑफ दिस वेव इन दैट मीडियम, हमको सिर्फ ये बताना है कि उस वेव की वेवलेंथ उस मीडियम में क्या होगी। तो देखें, वेवलेंथ हम जानते हैं स्पीड डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी होता है, तो वैक्यूम में हमने वेवलेंथ निकाल ली, 0.1 आ गई। अब जिस मीडियम की बात चल रही है उस मीडियम में अगर हमको वेवलेंथ निकालनी है तो आपको पता होगा कि उस मीडियम के अंदर वेवलेंथ कैसे लिखेंगे। वैक्यूम में जो वेवलेंथ थी डिवाइड बाय उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैक्यूम वाली वेवलेंथ पुट कर देंगे। अब सिर्फ हमारा टारगेट है कि हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पता चल जाए, फिर तो आंसर आ जाएगा हमारा। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। अब प्रॉब्लम यहां पर ये है कि कई बार क्वेश्चंस में ये बताया नहीं जाता कि म्यू आर की वैल्यू क्या है। तो जब भी क्वेश्चंस में नहीं बताएंगे हम बाय डिफॉल्ट ये मानेंगे कि मीडियम कैसा है, नॉन मैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक मीडियम का मतलब उस मीडियम के लिए म्यू आर की वैल्यू को 1 मान लेंगे। म्यू आर को 1 पुट कर दें तो म्यू आ जाएगा रूट ऑफ एप्सिलॉन आर, और क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया हुआ है एप्सिलॉन आर की वैल्यू, रिलेटिव वैल्यू की बात चल रही है, वो है 2.25। वैल्यू पुट करने पर म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1.5। उस म्यू को उठाकर यहां रखेंगे, उससे आपका जो लैम्डा है वो सेंटीमीटर में इतना आ जाएगा। उसको आप कंपेयर करें इसके साथ तो क्लियरली विजिबल है चीज की आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 667। तो ये अपना डिस्कशन कंप्लीट होता है और मैं फाइनली यही बोलूंगा कि शिफ्ट के बारे में कि जो बच्चा सिर्फ बेसिक्स अपने स्ट्रांग रखेगा, फॉर्मूले याद रखेगा, उसको बहुत इजीली ये पेपर अटेम्प्ट कर सकता है और अच्छे मार्क्स भी बुला सकता है। ओके, बाय बाय।